आदित्य देशमुख, आई मेक फ्यूचर मैनेजर्स नॉट फ्यूचर एक्टर्स। तो उन्होंने मुझे ऐसा करके मेरे को बाहर भेज दिया था। आप जिस चीज़ के पीछे भागोगे और आप जिस चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ ज़रूर आपकी लाइफ में आएगी। मैं तब तक श्योर नहीं था जब तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी है ना, जब तक पहले दिन शूट नहीं करता हूँ, प्रोमो शूट नहीं करता हूँ, तब तक वो कहते हैं ना कि यार आप जलती तलवार पे रहते हो। आप इधर भी नहीं, आप उधर भी नहीं, आप लटकते रहते हो। एंड फिर उसके बाद जो शो हमने किया एंड आज द रेस्ट इज द हिस्ट्री। पीपल आर एक्चुअली आस्किंग अस फॉर द सीजन 2। पैसे कमाने चीज़ों को साइड में रखें। रिश्ते रिश्ते, दोस्तों की जगह अलग होती है। जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक ऐसा शख्स जो टीवी की दुनिया का बादशाह, जिसने थोड़े ही समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जो कि जिद्दी दिल माने ना से अपनी पहचान देश के हर घर में बना चुका है। जी हाँ, मैं स्वागत करता हूं आदित्य देशमुख साहब का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। सर, हमने सुना है आपने शुरुआती दिनों में पढ़ाई किसी और चीज़ की और अचानक आप आगे किसी और लाइन। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? सबसे पहले सवाल का जवाब आप हमारे दर्शकों को ये दीजिए। बेसिकली क्या हुआ था, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि भाई तुझे अगर एक्टर वेक्टर बनना है तो इससे पहले कुछ मास्टर्स कर ले, कुछ पढ़ लिख ले, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि यार मेरा बेटा मतलब एक अनाड़ी रह गया। तो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, इट्स ओके, समटाइम्स कभी कभी माता पिता की सुननी भी चाहिए, तो वो अच्छे के लिए कहते हैं आपको। तो मैंने MBA किया, रिजवी कॉलेज से किया था बैंड्रा, एंड मुंबई का सबसे स्ट्रिक्ट कॉलेज, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर कलीम खान सर, KK सर। एंड यानी कि वो भी नहीं सुधार पाया आपको? नहीं, सुधार तो वो पाए थे, लेकिन वो मुझे बोल रहे थे बेटा तूने MBA किया ही क्यों। मतलब तुझे, मैं आई रिमेंबर कि MBA के दिनों में हमारी इंटर्नशिप हुआ करती थी। तो मैंने उनको कहा था कि सर मुझे ना YRF में ना मुझे इंटर्नशिप करनी है, मूवी मार्केटिंग करना है। तो उन्होंने पहले दिन सुना, दूसरे दिन मैं उनके पास वापस गया था, तीसरे दिन उन्होंने मुझे कहा था आदित्य देशमुख, आई मेक फ्यूचर मैनेजर्स नॉट फ्यूचर एक्टर्स। तो उन्होंने मुझे ऐसा करके मेरे को बाहर भेज दिया था। पर ठीक है, कभी कभी है ना, बोलते हैं ना कोई ज्ञान ज़ाया नहीं जाता। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आजकल एक्टर्स बहुत ही क्वालिफाइड हैं। जैसे कि व्हेन आई जस्ट लुक बैक द हिस्ट्री, शाहरुख खान सर, वो खुद इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो आपका जो नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं पे तो आप इम्प्लीमेंट करते हो आपके करियर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो होती है आप उसको फ्लो के साथ अगर लेके जाओगे ना, तो कहते हैं ना कि यार वो जैसे जैसे होते जा रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। वेदर इट्स योर एजुकेशन, वेदर इट्स योर एक्टिंग फील्ड, मैं हमेशा मौके की तलाश में था कि कब मुझे यहाँ पे आने का मौका मिलेगा एज एन एक्टर। मैं कब मैं अपने आप से मतलब लाइक तो आई वॉज इन टू द एड एजेंसी, मेरे मार्केटिंग के मैंने जॉब कर रहा था। तो सैमसंग वॉज वन ऑफ माई क्लाइंट। तो वो एड शूट के लिए वो एक अच्छा फेस देख रहे थे। तो उस वक्त क्या हुआ तो था, आपने अपना ही रेकमेंड कर दिया? नहीं, मैंने रेकमेंड नहीं किया था, क्लाइंट ने एक्चुअली मुझे पिच किया था कि ना यार। और उस वक्त मैं एकदम स्टाइल में गया था, लेदर जैकेट पहन के गया था, एकदम टी-शर्ट मतलब बिल्कुल कूल ड्यूड। तो मैंने क्लाइंट को मैंने बोला था कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने मुझे टेस्ट किया था। तो मैंने बोला यार आप मुझे टेस्ट क्यों कर रहे हो, देख तो ले क्या। तो उन्होंने मुझे ऐड के लिए फाइनल कर दिया एंड फिर वहीं से एक कारवा बन गया, एड्स करते बैठा। तो एड्स के बाद फिर सबवे की एक ऐड मिली मुझे। फिर उसके बाद फिर टेलीविज़न जगत के बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर करण कपूर, जिन्होंने मुझे शशि सुमित प्रोडक्शन का मेरा पहला शो हुआ था पुनर्विवाह, उस शो को मुझे कैमियो के तौर पे मुझे कास्ट किया गया था। हफ्ते भर के लिए मुझे कहा गया था, लेकिन उनको क्या पसंद आ गया था मेरा किरदार कि उन्होंने मुझे कम से कम 6 महीने के लिए उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और जैसे ही मेरा ये शो ख़त्म हुआ, बड़े अच्छे लगते हैं सीज़न 1 जो राम कपूर और साक्षी मैम के साथ जो था, तो उस वक्त मुझे नेगेटिव करने के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। उस वक्त मैंने रोहन, मेरा, हम लोग सब लोग साथ में थे, हम लोग यंग थे तभी, हम लोग यंग तो आज भी है हम तो उस वक्त हमने तो टीवी का कारवा बनते गया एंड टेलीविजन्स करते गया। आज जाते जाते पहुँचते पहुँचते आज मैं मेरे सिल्वर जुबली शो तक आ गया। एंड मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि लाइफ में एक ऐसा भी मुकाम आएगा जहाँ पे मैं टेलीविजन एक आर्मी शो, फॉर एन एक्टर प्लेइंग एन आर्मी रोल इज़ ऑलवेज अ ड्रीम। whether it's Shahrukh sir playing Fauji, whether it's Hrithik Roshan playing Laksh, Ajay Devgan sir playing LOC Kargil, तो even Holiday, Akshay Kumar sir,
तो मैं हमेशा सोचता था यार आर्मी वाला शो यार कभी लाइफ में आएगा कि नहीं, हमें कभी पूछेंगे कि नहीं। एंड ये बोलते हैं ना कि यार आप जो मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में, आप मैं लॉकडाउन में मैं सीक्रेट बहुत पढ़ता था। तो सीक्रेट में कहा जाता था कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जिस चीज़ के पीछे भागोगे और आप जिस चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ ज़रूर आपकी लाइफ में आएगी। यानी कि वो डायलॉग जो शाहरुख खान साहब का है कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे दिलाने में लग जाती है। वो डायलॉग एक्चुअली है ना जो शाहरुख सर ने जो कहा था वो एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने और अपने आप में वो एम्बाइड किया था वो चीज़। एंड इसलिए ही इज़ द रिचेस्ट सेकंड रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। आज वो इतने बड़े स्टार इसके वजह से क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में बिलीव किया था कि मैं आई एम द बेस्ट। वो गाना उन्हीं के लिए लिखा था, आई एम द बेस्ट, ये चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। ऐसा लगता है यार ये गाने जो थे ना उनके लिए बनाए थे और वो आज उसी मुकाम में। तो हम ऐसे सोचते हैं यार ही वॉज ऑल्सो एन अंडरडॉग गाय, ही केम एंड ही हैज़ ड्रीम्स इन हिज आइज। तो व्हाई नॉट, वी आर ऑल्सो लाइक द सेम थिंग। हम भी यार उसी कश्ती में जा रहे हैं। अगर आप भी अगर एक ड्रीम रखोगे, अगर आप में वो विल पावर एंड ऑल दैट थिंग, तो क्यों नहीं आप यू विल डू वंडर्स विद दैट। जिद्दी दिल माने ना का सफर कैसा रहा? मैं बोलूँगा मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट शो आई हैव डन इट। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किरदार था स्पेशल एजेंट फैजुद्दीन सिद्दीकी, फैज़ी, पहले तो मैं ये शो करने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा ऑडिशन लिया गया था सिड के कैरेक्टर के लिए जो कुणाल कपूर कर रहे थे। एंड तब तक मुझे मालूम भी नहीं था फैज़ी ये क्या कैरेक्टर है। तो उन्होंने अराउंड लाइक बहुत लोगों के इसके टेस्ट लिए थे, उनको फैज़ी नहीं मिल रहा था। एंड फिर उन्होंने मेरे इस ऑडिशन में उनको तो एक नाइव चीज़ दिखी, एक भोलापन, एक इनोसेंस जो वो जो हमारे प्रोड्यूसर सुधीर सर और सीमा मैम को दिखा था। एंड तभी मुझे, क्योंकि मैं एक महेश पांडे सर का मैं शो करने वाला था जी टीवी के लिए, तो मैं वहाँ पे लॉक था। तो मैं खुद इसमें था, उलझन में था कि यार मैं ये शो करूँ या नहीं करूँ। और फिर मेरे ऑडिशंस हुए और तभी मैंने ऑडिशन दे दिया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि यार मेरा होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया था यार 150-200 लोगों ने यार इसके लिए ऑडिशन दिया है, आर्मी शो है। एंड पता नहीं यार हमारा, यानी कर्म कर दिया, फल की इच्छा नहीं की थी। हाँ मैंने कर्म कर दिया था। मैंने बोला था कि यार चलो। तो रीमा कास्टिंग डायरेक्टर जो थी, तो रीमा मुझे बहुत टाइम से जानती थी। तो रीमा ने मुझे कहा था कि आदित्य तू इसका ऑडिशन दे रहे, फैज़ी करके कैरेक्टर। फैज़ी ये क्या है? मैंने तू दे ना, ये लीड रोल है, ऐसा है वैसा है। तो ये करण के साथ हमेशा रहता है, करण के साथ। और क्या हुआ था उसी दौरान मैंने शालीन के साथ एक वेब सीरीज़ की थी विक्रम भट्ट सर के साथ। तो कहीं ना कहीं पे तो मेरा शालीन के साथ एक बॉन्ड एक बन गया था। तो जब शो के लिए मुझे कॉल आ गया था, मैं खुद शॉक हो गया, अरे यार ये लोग मुझे सच में कास्ट कर रहे हैं। तो सनशाइन प्रोडक्शन में मुझे बुलाया गया था, सुधीर सर से मिलाया था। तो मतलब ये आप जिसके ख्वाब में थे कि आपको एक आर्मी रोल करना है, वो कहीं ना कहीं पे तो मतलब एक बनते जा रहा था वो। मतलब एक मैं तब तक श्योर नहीं था जब तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी है ना, जब तक पहले दिन शूट नहीं करता हो, प्रोमो शूट नहीं करता हो, तब तक वो कहते हैं ना कि यार आप जल्दी तलवार पे रहते हो, आप इधर भी नहीं आप उधर भी नहीं, आप लटकते रहते हो। तो प्रोमो शूट हो गया और मेरे ऑपोजिट सिंपल कौल थी। तो ऑब्वियसली सिंपल कौल इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑन टेलीविजन। वी ऑल लुक अप टू हर एंड वी ऑल एडमायर हर। एंड फिर मैंने पूछा था कि करण कौन कर रहा है? तो बोला करण तेरे लिए सस्पेंस है। मैंने मुझे बता करण कौन कर रहा है? बोला करण शालीन मल्होत्रा कर रहा है। तो तेरे मैक्सिमम सीन्स करण फैज़ी आज के डेट में अगर आप देखोगे एक आइकॉनिक जोड़ी हो गई है, जस्ट लाइक जय एंड वीरू। तो जब मुझे पता चल गया था कि करण का किरदार शालीन करने वाला है, मैंने उसी वक्त हामी भरी थी। मैंने बोला था कि यार अगर शालीन कर रहा है करण तो आई एम देयर इन दिस शो। क्योंकि मुझे शालीन के साथ उस वक्त काम जब मैंने उसके साथ किए थे, वेब सीरीज़ की थी, तो मुझे उसका काम करने का तरीका और उसका जो क्राफ्ट, उसका जो थॉट प्रोसेस होता था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा था कि यार मैंने ना इसके साथ है ना काम करना है भाई। मेरे को इसके साथ अगर अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में, मेरे को इसके साथ काम करना है। क्योंकि मैंने इसके अर्जुन और ये सारे सीरीज़ देखे थे मैंने, इसने ये एक्शन हीरो था। तो मैंने सोचा था यार ये शो भी पूरा एक्शन पैक होगा, पूरा का पूरा हमें सब बता के रखा था। तो वर्कशॉप उस तरीके से हुए थे, इंटेंस वर्कशॉप हुए थे हमारे। एंड पिछले साल 29 जुलाई, आज तो 31 जुलाई है, पिछले साल 29 जुलाई को मेरा फर्स्ट डे शूट हुआ था जिद्दी दिल माने ना के लिए। तो या दैट्स द जर्नी। आपकी नज़र में जिद्दी दिल माने ना का सबसे अहम किरदार कौन सा है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे आई फील लाइक हर कैरेक्टर डिफाइन है।
हर रोल जो लिखा गया था वो मतलब परफेक्ट कास्टिंग के साथ एक एक्टर को लेके आए थे। मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि यार मुझे सबसे बेहतरीन कैरेक्टर मुझे अपना फैज़ी ही लगता था एंड उसके साथ मुझे मतलब खुद के फेवरेट हैं आप? खुद के फेवरेट तो हूँ क्योंकि मैंने ऐसा किरदार मैंने आज तक कभी नहीं किया था क्योंकि टेलीविज़न जगत में पहली बार एक आर्मी ऑफिसर एक फ्लर्ट का किरदार कर रहा है। ये फ्लर्ट ही नहीं है, ये लव गुरु है, ये दोस्त है, ये देशभक्त है, ये साथी है, एक लवर बॉय है। इसके इतने सारे शेड्स, एक किरदार में आप कितने सारे शेड्स कर रहे हो। मुझे शुरुआत में मुझे फैज़ी पकड़ते वक़्त मैं खुद दंग रह गया था कि मुझे फैज़ी पकड़ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं क्योंकि इवन आई एम अ मेथड एक्टर और यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स अपने डिफाइंड कैरेक्टर्स से दे वर वर्किंग ऑन इट। परेशानी ऐसी हो रही थी कि शालीन मुझे संभाल रहा था, सिंपल यहाँ पे मेरे को संभाल रही थी, दिलजोत मुझे संभाल रही थी, सारे एक्टर्स मतलब लाइक एंड मैंने बोला था यार ये फैज़ी हो नहीं रहा है मेरे से। मैंने प्रोड्यूसर से मैंने कहा यार ये तो मुझे कॉल लेना पड़ेगा। खुद ही मना कर दिया आपने, अगर आप उसमें नहीं फिट बैठ पा रहे थे तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान ना हो या आपकी वजह से चीज़ें खराब ना हो, तो ये ईमानदारी दिखाई आपने। मैंने दिखाया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये ना ये बन नहीं रहा है, ये बैठ नहीं रहा है कहीं पे। तो ये यार यहाँ पे तो शालीन को भरोसा था। फिर क्या हुआ था, कुणाल भी था। कुणाल तो ऑब्वियसली हम सबका सीनियर है इंडस्ट्री में भी एज एन एक्टर एंड ऑल दैट थिंग। तो सब लोग एक बार क्या हुआ था, एक मीटिंग बुलाई गई थी तो सुधीर सर खुद आए थे, तो सारी मीटिंग हुई थी। तो मेरे को सब लोगों ने पूछा था क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अरे अरे फैज़ी ऐसा है, ये फैज़ी वैसा है, ये ऐसा है वैसा है वैसा है, ये सब कुछ है। सब एक साथ ऐसे बैठे मेरी तरफ देख, अरे यार ये तो मैं ही हूँ और मैं किसको ढूंढ रहा हूँ। मतलब अब समझ में आपको ये नहीं दिखाई दिया कि जो आप हो वो सबके सामने दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप खुद को नहीं ढूंढ पा रहे थे। और मैं तभी उस वक्त सोचता था यार ये फैज़ी है ना, ये यार ये ना तभी मुझे कावेरी ने मुझे हेल्प किया था, कावेरी प्रेम ने, कि शायद से मुझे लगता है ना तेरा फैज़ी ये जो किरदार है ना, ये सर्किट वाला लगता है वो कैरेक्टर, मुन्ना भाई वाला, या फिर ऐसा रहेगा। तो सब लोग है ना अपने अपने तरीके से आप लगते भी कुछ गोल मटोल से हो, मुन्ना भाई के सर्किट की तरह। नहीं बट मैंने उस वक्त सोचा नहीं था कि यार ये जो किरदार जो था फैज़ी, ये मैं ही था और मैं ही ढूंढते बैठ रहा था यार फैज़ी क्या है या ऑल दैट थिंग। तो सारे एक्टर्स मेरे को एक साथ बोल रहे थे तो प्रॉब्लम क्या है, यही तो तू है, यही तो ये कैरेक्टर है। सब लोग साथ में मुझे बोल रहे थे यही तो तेरे को करना है। मैं बोला हाँ यार मैं कौन सा फैज़ी ढूंढ रहा हूँ, फैज़ी तो साला मेरे सामने ही है, मैं ही तो फैज़ी हूँ। एंड फिर वही तो मेरे को प्रोड्यूसर ने बोला था अब समझा तेरे को फैज़ी। एंड फिर दूसरे दिन मुझे अपने आप पे वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे अपना फैज़ी मिल गया। एंड फिर उसके बाद जो शो हमने किया एंड आज रेस्ट इज द हिस्ट्री, पीपल आर एक्चुअली आस्किंग अस फॉर द सीजन 2 जो हम भी चाह रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि दर्शकों को कब सीजन 2 देखने को मिलेगा। और ये तो सीरियसली हम भी चाहते हैं कि ये सच में हो जाए। काश अगर ये सीरियसली अगर मैं आप सबकी दुआएं अगर रही तो ऑफकोर्स क्यों ना होगा यार, हम भी चाहते क्योंकि एक ऐसा एक्शन पैक शो करने के बाद है ना आपको ऐसे लगता है कि यार आप वापस वो सास बहू वाले कॉन्सेप्ट्स करने के लिए आप नहीं बने हो कि यार आपको कुछ अच्छा कुछ अलग करना है। एंड ये शो कुछ अलग ही था। जब हम शूट कर रहे थे तब हमें ऐसे लग रहा था कि यार ये नॉर्मल शो नहीं, ये रोज़मर्रा के डेली सोप जैसा शो नहीं, ये कुछ अलग है। और हमें शो के वॉक थ्रूज में हमें समझ में आ रहा था कि ये शो बहुत बड़ा हिट हो सकता है। एंड द रेस्ट वॉज लाइक जैसे ही टेलीकास्ट हुआ था पहले ही दिन 30th of August, हमने एक्सपेक्ट किया था कि लोगों को पसंद आएगा बट इतना प्यार मिलेगा वो हमने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब फैज़ी की फ़ैन फॉलोइंग इतनी हो गई थी, इतने सारे पेजेस बन गए थे। आज जितने भी मीडिया है जैसे कि शाहनवाज़ है हमारे सेट पे आता था एंड बहुत सारे मोनिका, ये सारे वो लोग हमें हमेशा आज भी कहते हैं कि सर सीज़न 2 कब आएगा, क्योंकि आपके जो हम इंटरव्यूज़ लेते थे हमें जो उसका जो फीडबैक आता था इस तरह, वो नॉर्मल शोज़ के लिए हमें वो ऐसे फीडबैक्स आते नहीं हैं क्योंकि जो लोगों की फ़ैन पर यूथ के लिए बनाया था ये शो, बट ये यूथ ही नहीं देखते थे, ये फैमिली शो बन गया था, फैमिली शो बन गया था। एंड 8 बजे सब लोग तैनात होते थे और सब लोग देखते थे शो। तो हम लोग भी यार शॉक हो गए थे यार, लोगों का जो प्यार मिल रहा था, प्रतिसाद मिल रहा था, इट वाज लाइक यू नो द इमोशंस वर सो पैल्पेबल फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से, बट हाँ यू नो कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैज़ अ बिगनिंग हैज़ एन एंड। जब किसी चीज़ की आप शुरुआत करते हो किसी ना किसी चीज़ की उसका एक अंत भी होता है। तो बट ये मैं सोचता हूँ कि ये अंत थोड़ा अब्रप्ट हो गया, तो इसका अभी वापस एक शुरुआत होना चाहिए। अगर चैनल ने और अगर प्रोड्यूसर्स ने अगर वापस अगर वो हामी भरी कि ये शो वापस सीज़न, हम तो वेट ही कर रहे हैं कि ये कॉल आ जाएगा सनशाइन प्रोडक्शन, चलो लेट्स डू, निकल जाएंगे, चलो सीज़न 2 चलो कर रहे हैं हम लोग, बस आ रहे हैं सर।
बताइए कहाँ पे आना है? पैसे भी नहीं चाहिए। नहीं, नहीं ऑफ कोर्स बट नहीं हमने ये शो एक्चुअली ना देखा जाए क्योंकि हम लॉकडाउन में थे। तो उस वक़्त है ना हम पैसे भी से इसके बारे में नहीं सोच रहे थे। कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था। एक कहते हैं ना कि कभी-कभी आप एज़ एन एक्टर आप पैसे नहीं देखते हो। आपको अगर किरदार पसंद आ गया, आप उस किरदार के पीछे भागते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल गिव यू द बेस्ट एग्ज़ाम्पल हैदर नाम की मूवी जब आई थी। शाहिद कपूर ने मैंने सुना था एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि विशाल भारद्वाज जी ने उन्होंने कहा था कि उन्होंने उस फ़िल्म के लिए एक पैसा नहीं लिया था। व्हाई? बिकॉज़ ही लव्ड दैट स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट ही उस स्क्रिप्ट में क्या जान थी उसे पता थी। तो एक आर्टिस्ट होता है तो उसको हैमलेट की कथा थी। तो उन्होंने कहा था कि यार ये चीज़ को करनी है और उसके लिए उन्होंने एक पैसा नहीं चार्ज किया। कभी-कभी एज़ एन एक्टर ना आपको किरदार इतना पसंद आता है जैसे कि नाना पाटेकर का नट सम्राट। उन्होंने खुद ने जब फ़िल्म किया था तो उन्होंने शायद ही मुझे नहीं लगता कि उन्होंने चार्ज किया होगा क्योंकि नट सम्राट इटसेल्फ इज़ अ ग्रैंड प्ले और उस प्ले को एक फ़िल्म के इसमें रूपांतर करते हैं ना, उसमें लेके आना था। तो कभी-कभी ऐसे किरदार होते हैं ना कि आप उसके लिए पैसे नहीं देखते, आपको ना यार ये मुझे करना है, यार ये किरदार करना है, यार ये मुझे ये रोल करना है। एक बार तो आर्मी रोल तो करना ही है। आपने प्ले की बात की है। हमने सुना है कि आप भी प्ले से जुड़े हुए हैं, थिएटर से, लेकिन उस दौरान आप अपने सीनियर कलाकारों को बहुत परेशान करते हैं। नहीं, मैं कलाकारों को परेशान नहीं करता था, बट आई वाज़ वेरी नॉटी विद देम। मैं मस्ती, हँसी मज़ाक करता था, लेकिन मैं खौफ़ भी होता था। लाइक जैसे कि मुझे याद है मैं मकरंद सर के पीछे-पीछे जाता था, मैं उनको तंग कर कि आप नकल भी किया करते थे। नहीं, नकल तो मैं सेट पे कितने लोगों की नकल करता था, शो पे भी। किस-किस की करते थे बताइए दर्शकों को। मैं हमारे बत्रा सर की करता था। हमारे शो में बत्रा सर थे जो विजय कश्यप, ही इज़ अ वेटरन एक्टर, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। फिर मेरे खास दोस्त बन गए थे राजू जी, मास्टर राजू, जो वो मेरे जोक्स में मेरे साथ देते थे। एंड शालीन एक ऐसा इंसान है जो चालू सीन में हँस-हँस के पागल हो जाता था, लोट-पोट हो जाता था। तो हमारे कई रीटेक्स सिर्फ़ इसके वजह, मतलब मैं उसको बोलता था यार मेरे को इतना लगा है। तो आपकी हरकतों की वजह से सबको सुनना पड़ता था, सबको डाँट पड़ती थी। बहुत, मतलब फॉर एग्जांपल एक बार ऐसा सीन था कि जहाँ पे फैज़ी को लगा हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज़ है और मैं उनको पूछ रहा हूँ, मतलब मैं शालीन को पूछता हूँ, करण को पूछता हूँ, यार करण यार मेरे को इतना लगा है, इतना पट्टी-बिट्टी लगी है, अरे बत्रा सर है किधर? उनको कुछ पता है कि नहीं? तो उसने बोला था अरे वो पौवा मार के सोए। और वो चीज़ जब हुई थी हम इतने हँस रहे थे एंड डायरेक्टर बैठे हैं हमारे, हमने करीबन 18 से 20 रीटेक लिए थे। मैंने सर रेडी सर, तो सर बोले थे घंटा रेडी तुम लोग यार, तुम लोग क्या हंसी मजाक ही नहीं खत्म हो रहा है एंड ऑल दैट थिंग। मैंने नहीं सर रेडी है सर, बट बार-बार मतलब ऐसा हो गया था 18 से 20 रीटेक लाइनों के लिए नहीं, हंस रहे हम पागल जैसे। तो ऐसा होता था कि शालीन कुडंट कंट्रोल हिज लाफ्टर एंड वो मेरे से नाराज भी होता था, तेरे इस हरकतों की वजह से ना मेरी वहाँ पे बैंड बजती है और फिर तेरा और मेरा जब सीन आता तो हंसी आनी ही है। तो ऐसे मतलब कई बार ऐसा होता था कि हम सीरियस सीन्स भी करते थे, बट हमारा क्या होता था, ये शो एक ऐसा था ना, इट वाज अ इमोशनल जर्नी थी हमारे लिए सब। जब ये ऑफर गया था तो हमें बहुत बुरा भी लग रहा था, जब अनाउंसमेंट भी हुई थी तभी भी बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन वापस वो ही चीज़ होती है कि ना यार मैंने इतने शोज़ किए लेकिन मैंने ऐसे कभी दोस्त इतने सारे, मैंने अपने आप से कहा था एक बार, मैंने जब फ्रेंड्स देखा था मैंने कहा था अपने आप से ही ना, मुझे भी एक ऐसा शो करना है ना जहाँ पे मैं ना सारे अपने दोस्तों के साथ मतलब कि ना जैसे कि जेनिफर एनिस्टन आज भी अपने दोस्तों के साथ 40-50 साल के बाद भी वो शो इतना बड़ा हिट शो है, फ्रेंड्स शो। और मैंने लॉकडाउन में देखा था फ्रेंड्स, अभी मैंने कभी देखा नहीं था। तो मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया था कि मेरे को एक ऐसा शो करना है, फ्रेंड्स जैसा शो करना है, जो मैंने सीमा मैम को लेटली मैंने बोला था मेरी प्रोड्यूसर को। एंड शी वाज लाइक यू नो आदित्य तूने जो जो चीज़ें मैनिफेस्ट की है ना वो तेरे इस शो से तेरे को बहुत मिल गया। तो मैंने कहा था कि हाँ इस शो में मुझे और कुछ नहीं तो मैंने अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे लोग बनाए। तो कुछ चीज़ों में मैं हमेशा खुश रहता हूँ कि यार पैसे बने नहीं बने ठीक है यार, बट लोग बनाए दोस्त बनाए एंड वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। पैसे आप इंसान हो यार, आप जब तक हो जिंदा आप पैसे वैसे बना लोगे, शोहरत बना लोगे, बट वो जो रिस्पेक्ट और वो जो दोस्त है ना वो आपको बहुत कम मिलते हैं। नहीं मानते हैं आप, पैसे से रिश्ते नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन रिश्ते से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन रिश्तों को साइड में रखिए और पैसे कमाने चीज़ों को साइड में रखिए। रिश्ते दोस्तों की जगह अलग होती है। दोस्त आपको कभी जज नहीं करते, आपको कभी क्योंकि हम दोस्त हम चुनते हैं। आपको पेरेंट्स बाय चांस मिलते हैं, फ्रेंड्स बाय चॉइस मिलते हैं।
तो हम चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, इसको मेरी फ़िक्र है, मुझे इसकी फ़िक्र है। वेदर इट्स सिंपल, वेदर इट्स शालीन, वेदर इट्स कावेरी, आज भी हम एक फ़ोन पे हम एक दूसरे का फ़ोन उठाते हैं। मतलब किधर है? चल क्या कर रही है? चल मिले। अभी भी मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं सिंपल को मिलने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि उसको मैंने बोला था कि यार मेरे को तेरे से कुछ काम है। तो दैट्स हाउ शी इज़ लाइक चल जल्दी मिलते हैं, स्टारबक्स मिलते हैं, कॉफ़ी मिलते हैं एंड ऑल दैट थिंग। तो ये जो है ना, ये दोस्ती जो है हम सब, जैसे कि शालीन आज अभी दिल्ली में गया था, यहाँ पे आने से पहले मैं गाड़ी चलाता है उससे मैं बात कर रहा था, तो दिल्ली में ऐसा-ऐसा है, कब आ रहा है वापस? तो ये हम सब एक दूसरे के बारे में ना पूछताछ कर रहे हैं। तो ये है ना, आपको किसी शो करने के बाद है ना, इतने टच में कोई नहीं रहता। जो मैंने ये शो में देखा है कि यार सारे दोस्त एक साथ आज भी टच में, भले ही 2 महीने हो गया, 1.5 महीने हो गया, पर मैं ये सोचता हूँ कि ना ये कारवां आगे तक रहेगा। टीवी से निकलकर बड़े पर्दे की तैयारी कब है? बड़े पर्दे पर तो मैंने मराठी फ़िल्म्स कई सारे किए हैं। हिंदी फिल्में? हिंदी फ़िल्में बस आपकी दुआ, आप भगवान एंड ऑल दैट थिंग। मैं तो सोचता हूँ, मैं ना कभी प्लानिंग नहीं करता क्योंकि मैं लाइफ़ में अगर मैं प्लानिंग करने जाता हूँ ना, मैं फँस जाता हूँ उसमें। ऑफर्स तो आते होंगे ना अभी भी, आप इतने फेमस हो गए हैं। ऑफ़र्स तो आते रहेंगे, बट अभी कैसे है ना, वी हैव टू बी लिटिल सिलेक्टिव अबाउट द स्क्रिप्ट्स। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब एक ऐसा किरदार कर जाते हो, एक आइकॉनिक कैरेक्टर कर जाते हो, तो लोगों की आपकी तरफ एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर यार मैं कोई भी अगर किरदार करूँगा तो यार आई हैव टू सी टू इट दैट द ऑडियंस शुड आल्सो एक्सेप्ट मी। मैंने यानी कि जो आपकी फैन फॉलोइंग है, उसको ध्यान में रखते हुए कि आपको वो उस किरदार में पसंद करें, ये बहुत ज़रूरी है, उनका ख्याल रखते हैं आप। एब्सोल्युटली एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप फैंस हैं तो हम हैं, ऑडियंस है तो हम हैं, क्योंकि ऑडियंस इज़ द किंग एट द एंड ऑफ द डे। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ कलाकार हैं, हम अपनी कला दिखा रहे हैं। आई एम नॉट गिफ्टिंग एनीवन, आई एम जस्ट गिविंग यू माई दिस थिंग, माई एक्ट, माई जो भी है। सो आई थिंक एक्टिंग इज समथिंग आई वुड से इट्स प्राइसलेस फॉर एनी एक्टर, क्योंकि हम वी गेट डिवोटेड विद दैट। हम उस कैरेक्टर में घुल जाते हैं एंड अपने आप में उसको इतना उस कदर लेके जाते हैं कि यार आपको कन्विंस कर सके कि दिस इज़ व्हाट फैज़ी इज़, दिस इज़ व्हाट करण इज़। हर कैरेक्टर ने हमारे शो में ना इतनी जान डाली है कि आपको लगेगा ही नहीं। जब कट बोल जाते थे डायरेक्टर, सब लोग अपने अपने रोल्स में आ जाते थे तो रियल लाइफ में, बट जब किरदार करते थे तो यार मतलब लाइक 101 फाड़ू एक्टर्स थे। मतलब लाइक सबसे बड़ी एग्जांपल लाइक मैं बोलूँगा सिंपल कौल, उसको आंसू डालने की ज़रूरत ही नहीं है, एक झटके में आंसू, 1 सेकंड में आंसू आती थी। तो मतलब यार रोने का मतलब लाइक चीज़ ऐसा लगता है शी इज़ गिफ्टेड, मतलब लाइक ऐसा आंसू एक झटके में लेके आती थी। फिर कावेरी प्रियम, टिप ऑफ द टंग लाइन्स, कभी अपनी लाइन्स भूलेगी। शालीन अपने कैरेक्टर से कभी भटकेगा नहीं, आप उसको कितना भी ये करो, उसका फोकस्ड ऐसा रहता था। आई थिंक हमारे शाहनवाज ने भी देखा था कितने बार, फोकस्ड हमेशा रहता था। फिर कुणाल अपने किरदार से हटता नहीं था। मतलब हर एक्टर हमारे शो में, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कौन, जब आपने मुझे एक सवाल पूछा था ना सबसे मेरा बेहतरीन कैरेक्टर, मैं बोला सब बेहतरीन, हर कैरेक्टर जो लिखा था हर एक ने ना उस कैरेक्टर पे जस्टिस जान डाली। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ फैज़ी, मेरे लिए फैज़ी मेरा फेवरेट था क्योंकि मैं उस कैरेक्टर को जी रहा था। शालीन के लिए वो करण उसका वो जी रहा था, वो तो डबल रोल कर रहा था, वो बल्ली भी बना था और ये भी बना था, करण भी बना था। तो उसके लिए तो एक्चुअली जंतु जहर हो गई, यार मुझे बल्ली भी बनना है, मेरे को लेंसेज पहनने हैं, मेरे को अलग पंजाबी एक्सेंट में बात करनी, बल्ली ऐसे बात करता है क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर है और वो सब कुछ है। तो वो हम शक्ल बन के हमारे एकेडमी में आया था, तो वो कैरेक्टर करना वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट जाता था, डबल रोल करना साथ में वापस, क्योंकि आप 2 किरदार कर रहे हो, तो आपके अंदर 2 किरदार एक प्रेजेंट है उस वक्त। तो कभी कभी ये ना ऐसा भी हो जाता है कि आप इतने खो जाते हो अपने कैरेक्टर्स में कि आप अटक जाते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है, मैंने कई किताबें पढ़ी है, जैसे कि नट सम्राट जो प्ले थे, दत्त भट्ट करके एक्टर, और यशवंत दत्त भट्ट, वो अपने किरदार में अटक गए थे। नट सम्राट में इतने मोनोलॉग्स थे कि वो रियलिटी में ही गॉट स्टक इनटू हिज कैरेक्टर। मैंने तो एक बार ऐसा भी पढ़ा था कि साक्षी तन्वर मैम व्हेन शी वाज डूइंग दिस शो कॉल्ड कहानी घर घर की, एंड दैट टाइम व्हाइल डूइंग दैट शो शी गॉट स्टक इनटू अ कैरेक्टर, सो शी टुक अ ब्रेक फ्रॉम दैट। दैट्स हाउ इतना किरदार में घुस गए कि बिल्कुल वही जिंदगी लगने लगी। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आजकल का जो युवा है, खास करके बॉलीवुड में आना चाहता है जो यूथ, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या मूल मंत्र है कि वो आपकी तरह या और लोगों की तरह सही रास्ते पर जाकर के सही ट्रैक पर पहुंचे, सही मंजिल को प्राप्त करें या सक्सेस हो पाएं?
क्या मूल मंत्र है आपकी तरफ से उन युवाओं के लिए? मूल मंत्र सिर्फ 3 ही हैं। पहले तो करेज होना चाहिए। आपको अगर करेज है, अगर आप में वो डेडिकेशन है और आप में अगर वो हार्ड वर्किंग का वो जज़्बा है, अगर ये 3 चीज़ें अगर आपने लाइफ में की, करेज, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेशन, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होगी, तो आप अपने किसी भी करियर में, नॉट ओनली एक्टिंग, आपको किसी भी करियर में अगर आपको जाना है, तो आप उसमें सफल हमेशा हो। बस मुझे ये करना है क्योंकि वो दिख रहा है मेरे को टीवी पे, तो मुझे भी उसके जैसा करना है, मुझे भी शाहरुख खान बनना है। देखो शाहरुख खान बन चुके हैं। उन्होंने उनका एरा जो था, आपको अपने मैं कभी-कभी किसी एक्टर्स को मैं बोलता हूँ ना, व्हेन दे कॉपी अदर एक्टर्स, मैंने यार आपको आपके पर्सनैलिटी पे आपको डाउट होता है? आप क्यों नहीं अपने जैसे ही बन जाते हो यार? मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, कॉपी करना छोड़ दो। कॉपी करना छोड़ो, जस्ट बी ना, यू आर व्हाट यू आर। आप जैसे हो वैसे ही बहुत आप अच्छे हो, यही चाहिए। नेचुरल एक्टिंग आज के डेट में जो हम नेटफ्लिक्स और किसी और इसमें देखते हैं आज, तो वो चीज़ हमें बहुत पसंद आती है कि यार ये सही यार। मतलब लाइक मेरा सबसे फेवरेट लॉकडाउन के टाइम में अगर मैं बोलूँगा, सबसे फेवरेट मेरा सीरीज़ रहा था वो जमतारा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन जमतारा। कोई भी आर्टिस्ट, नोन एक्टर नहीं था उस सीरीज़ में, बट इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट नेटफ्लिक्स की सीरीज़ थी। सारे बच्चे थे, सारे बच्चों ने क्या एक्टिंग किया था। मतलब मैं बोल रहा था यार, ये हम जैसे नेचुरल एक्टर्स, मतलब यार ये हमें भी बेच के खा जाएंगे, ऐसे एक्टर्स थे। मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी उसकी, क्या स्क्रीन प्ले था। तो मतलब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 3 ही मूल मंत्र है आपका। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डेडिकेशन, हार्ड वर्क और करेज, अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं ना, आप अपने लाइफ में किसी भी, मतलब लाइक एक्टिंग में अगर मैं बोलूँगा, तो आपको एक्टिंग एक बहुत बड़ी तपस्या है, एक बहुत बड़ी तपस्या है। कोई भी बोलते हैं ना कि यार मेरे को ये नहीं जमा तो मैं एक्टर बनूँ। भाई एक्टिंग बहुत ईज़ी नहीं होती है भाई। आपको लाइनें, कुछ लोग लाइनों में भटक जाते हैं, इसलिए लाइन्स करते रहते हैं और फ्लैट एक्टिंग कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक्टिंग के साथ-साथ आपको किरदार भी जीना होता है। आपको एक्सेप्ट करना होता है कि पहली बात तो आपको एक्सेप्टेंस में आपका आधा वक़्त जाता है कि मैं ये कैरेक्टर हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं फैज़ी हूँ, तो मैं आपके साथ मैं फैज़ी रहूँगा। अगर मैं आपके साथ शूट कर रहा हूँ, मैं आदित्य देशमुख नहीं हूँ। मुझे ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि मैं फैज़ी हूँ। तो ये चीज़ अगर आप जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, अगर आप आप तोड़ दो यार। आपको एक जेल में रखा है, बंद, मतलब लाइक बंद करके रखा है। आपके क्या हाल हो गए रहेंगे 10 दिन आप ना अंडा सेल में अगर आप हैं। क्या आपके रिएक्शंस होंगे, क्या आपके हाल होंगे, कितने टूट गए रहेंगे, क्या करना होता है एक एक्टर को। तो ये जो होती है ना, इसकी एक बहुत बड़ी एक स्कूलिंग होती है। तो अगर आप वर्कशॉप्स जाइए, स्कूलिंग जाइए, आपको वहाँ पे सीखने मिलेगा। मीट द राइट पीपल, मीट द राइट कास्टिंग डायरेक्टर्स। देयर आर वंडरफुल कास्टिंग डायरेक्टर्स लाइक मुकेश छाबड़ा, देन देयर इज अ कास्टिंग पे, देयर लाइक यू नो, ट्राई टू मीट देम, दे विल आल्सो टेल यू दैट थिंग। गो एंड हम लोग आज भी, मैं, शालीन, सिंपल, हम लोग सब लोग वर्कशॉप्स करते हैं, तब जाके आप इतने बड़े स्टार बन जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर जब एक्टिंग के बारे में जब कहते हैं कि आज के जनरेशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं तो सबसे पहले कहूँगा यार आप स्टार्ट वॉचिंग वर्ल्ड सिनेमास। मैं आधी एक्टिंग अगर कुछ सीख पाया थोड़ी बहुत, तो मैं वर्ल्ड सिनेमास या फिर हॉलीवुड के फिल्म्स देखते-देखते मैं सीख गया। ये जो लॉकडाउन का जो था, मुझे लगता है यार ये सबसे बेस्ट मैसेज जो कार्तिक आर्यन ने दिया था यार, जब लॉकडाउन हुआ था। यार क्या है, जो सबको छुट्टी चाहिए थी, सबको नेटफ्लिक्स देखने में जो मज़ा आ रहा है, वो करो ना। वो बहुत बड़ा एक वीडियो, एक बहुत बड़ा वायरल हुआ था तभी लॉकडाउन में। क्या करने मिल रहा है, घर पे बैठने मिल रहा है, मज़े करो, ऐश करो, अच्छे-अच्छे मूवीज़ देखो। उसने भी वही किया, उसने भी वैसा एक प्रेप रखा। उसने अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेप किया। हाँ, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो गया, भूल भुलैया सबके सामने है। भूल भुलैया 2 उसका 200 करोड़ का बिज़नेस करके गया। फिर उसके बाद उसका एक और फ़िल्म आया था पति पत्नी, और वो आया था। वो भी एक बहुत बड़ा सक्सेस मूवी रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार आप है ना, अगर आपको एक्टर बनना है ना, तो जस्ट बिकॉज़ आपका दोस्त एक्टर है तो मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, इसकी वजह से मत जाइए। अगर आपको एक्टर बनना है, उस शिद्दत के साथ अगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस शिद्दत के साथ आपको काम करना पड़ेगा। एंड पहली बात तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जस्ट बी हम्बल रहिए आप अपने डायरेक्टर्स से, आप अपने क्रू मेंबर्स से, क्योंकि यही लोग हैं ना आपको आगे लेके जाते हैं। मुझे याद है मेरी जब अक्षय कुमार सर से मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे अक्षय सर ने मुझे कहा था, जब उन्होंने इंडस्ट्री में जब स्टार्ट किया था, उन्होंने 5 फ़िल्म किए थे और 5 फ़िल्म्स उनको एक स्पॉट दादा की वजह से मिले थे। उन्होंने रिकमेंड किया था।
जी। तो उन्होंने कहा था कि उन पाँचों फ़िल्म का रेम्यूनरेशन 1 लाख रुपए है। उन 5 फ़िल्म में से मेरे 4 फ़िल्म फ्लॉप गए थे और उसमें से 1 खिलाड़ी थी। तो आप अगर टीम के साथ रहते हो, आप उनके साथ अगर क्या होता है ना, आपको हर कोई एक एक्टर बनता है नॉट बिकॉज़ ऑफ हिमसेल्फ, इट इज़ अबाउट द टीम। वो स्पॉट दादा जो आपको खाना देने के लिए आता है, जो आपको हेल्थ की तरफ आपकी तरफ ध्यान रखता है, वो लाइट मैन जो आपको सबसे बेस्ट लाइट देता है, वो डीओपी जो आपको वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन करते हैं आपके लिए सीन्स, वो एडीज़ जो आपको सीन समझाने आते हैं, वो डायरेक्टर जो आपको अच्छी तरीके से डायरेक्ट करता है। सो इट इज़ द होल कांग्रीगेशन बिहाइंड दैट। तो आप एक्टर बनते हो, सो आप एक्टर इसकी वजह से नहीं बनते हो, सक्सेसफुल एक्टर बनते हो, बट इट इज़ अबाउट द टीम दैट इज़ बिहाइंड दैट। हम सब एक सपने के साथ हैं। जब हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, इवन हम जब एक ऑडिशन भी देते हैं, तो एक सपना होता है यार ये रोल मुझे करना है। तो उसी सपने के साथ हम एक शो में आते हैं, यार एक मूवी में आते हैं, एक वेब सीरीज़ के साथ आते हैं। तो वो सपना हम देखते हैं कि यार वो साकार हो जाए कहीं न कहीं पे। तो कई बार नहीं होता, बट कई बार जब होता है तो यार देखते-देखते मतलब ऐसा, लेकिन ये क्या है कि ये इंडस्ट्री आपको टेस्ट करेगी, आपके पेशेंस लेवल को बहुत टेस्ट करेगी। कहीं पे आप टूट गए, कहीं पे आप ये हो गए, टूटना तो है ही। अगर आप टूटोगे नहीं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। बिकॉज़ फेलियर इज़ द बिगेस्ट इंसेंटिव टू वर्क हार्डर। मैंने ये चीज़ हमेशा सीखी है कि इफ यू डोंट फेल यू विल नेवर लर्न समथिंग इन योर लाइफ, एंड इफ यू विल नेवर लर्न यू विल नेवर डिस्कवर द डायमंड इनसाइड यू। तो अगर आपको अंदर आपके एक देखना है, तराशना है, अगर एक अच्छा किरदार या एक अच्छा एक्टर बना, तो उसके पीछे बहुत तपस्या है। एंड ये आप चल के रहिए। आज मुझे देखिए, इट्स बीन लाइक 10 इयर्स डाउन द लाइन मी इनटू दिस इंडस्ट्री, एंड जो मैंने देखा है, मैंने मोस्ट ऑफ माई लाइफ मैंने डाउनफॉल ज़्यादा देखा है मोर देन द अपराइज इन माई करियर। तो कई बार टूट भी गया हूँ, कई बार अपने आप को ये भी किया, लेकिन कई गिव अप नहीं किया। अगर गिव अप करूँगा तो फिर क्या फ़ायदा ना, यहाँ तक आके इतनी मेहनत करने का। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि लोगों को कि यार आप गिव अप मत कीजिए और आप सिर्फ अपना 100% दीजिए, और जो करना चाहते हो जिसमें भी, वो नॉट ओनली इन एक्टिंग फील्ड बट किसी भी फील्ड, ये 3 मूल मंत्र को आप हमेशा याद रखें और इसके साथ ही आप आगे बढ़िए। कितनी अच्छी बात कही है कि आप दूसरे को देख करके उसकी तरह ना बने। ज़रूरी ये है कि आपको जो ईश्वर ने बनाया है, आप वो प्रूव करिए जो आप खुद हो। अपनी पहचान दुनिया में खुद बनाइए। ये मूल मंत्र हर कोई नहीं देगा। इसीलिए आज आदित्य देशमुख हैं, ना कि कोई और। अपनी कड़ी मेहनत, जो 10 सालों का सफ़र इन्होंने हर कदम पे तय किया है, कभी उतार कभी चढ़ाव, हर पल को इन्होंने देखा है। आज आप लोग इनसे इतना प्यार करते हैं, इनकी पहचान हर घर में बन चुकी है। तो खास करके जो इस इंडस्ट्री में आने वाले लोग हैं, जो बॉलीवुड में आने वाले लोग हैं, जो फिल्मी दुनिया में आने वाले लोग हैं, उनको ये देखना होगा कि मेहनत ही आपको आगे लेके जा सकती है और कोई आपको आगे नहीं लेकर के जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए दाबिर खान शो। जय हिंद।